दोस्तों आज मैं एक सीरीज आपके लिए शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं ओवरऑल पूरे सोलर प्लांट को मॉड्यूल से लेके एंड तक कवर करने वाला हूं। तो उसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर पैनल के बारे में बताया है कि सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं और सब में क्या क्या डिफरेंस है, ताकि अलग अलग प्लांटों में आपको अलग अलग जो मॉड्यूल देखने को मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं और उनका क्या रीजन है। तो उन सबका जो मैं कंसेप्ट निकाल के लेके आया हूँ वो इस वीडियो के अंदर है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये याद भी रह जाएगा कि कौन से मॉड्यूल कितने टाइप के होते हैं और किस प्लांट में लगाए जाते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। तो दोस्तों सोलर सेल जो होते हैं वो बेसिकली चार टाइप के होते हैं: मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, थिन फिल्म और कंसंट्रेटेड पीवी सेल। इनको मिला के एक सोलर पैनल बनता है। किसी सोलर पैनल में 12 72 सेल होते हैं और किसी में ज्यादा होते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो ये जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है इनकी एफिशिएंसी 20% होती है और पॉलीक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी 15% होती है, जबकि थिन फिल्म की एफिशिएंसी 7 से 10% ही होती है ओनली। और कंसंट्रेटेड पीवी सेल जो होते हैं इनकी 41% एफिशिएंसी होती है। कंसंट्रेटेड जो पीवी सेल होते हैं ये अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। इनके बारे में मैं आगे आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये कैसे होते हैं और इनका यूज करके हम नाइट में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और मोनोक्रिस्टलाइन जो सेल होते हैं इनके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान इनके ये हैं कि ये बड़े महंगे होते हैं और फायदा इनका ये है कि इनकी इफिशियंसी आप देखेंगे तो अदर जो दो सोलर पैनल हैं पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म उनके कंपैरिजन में इनकी इफिशियंसी ज्यादा है, 20% है, हाई इफिशियंसी होती है। और ये कमर्शियल के लिए कमर्शियल पर्पज के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर प्लांट्स में लगाए जा सकते हैं, या फिर आप कमर्शियल यूज के लिए किसी रिसोर्ट हॉस्पिटल वगैरह में इनका यूज कर सकते हैं। इनकी लाइफ टाइम कैपेसिटी ज्यादा होती है। पॉलीक्रिस्टलाइन जो होते हैं ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं, यही इनका सबसे ज्यादा बड़ा फायदा है। और ये इनका नुकसान ये है कि ये हाई टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। हाई टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपका टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग है तो ये अच्छा जनरेशन देंगे। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये आपके जनरेशन को कम कर देंगे, यानी कि जो इनसे पैदा होने वाली बिजली है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनमें आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। और इनकी जो लाइफ स्पान होती है वो कम होती है, मतलब इनकी लाइफ कम होती है, 25 साल से भी कम होती है। और ये जो थिन फिल्म मॉड्यूल होते हैं, थिन फिल्म में क्या होता है कि थिन फिल्म की इफिशियंसी सबसे कम होती है, 7 से 10% ही होती है, लेकिन इनकी कॉस्ट भी कम होती है। और ये इजी वे में एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाया जा सकता है और इनको बनाना भी आसान होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं ये। और इनकी वारंटी कम होती है और जो इनकी लाइफ स्पान है वो भी कम होती है। इसी तरीके से कंसंट्रेटेड पीवी सेल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, 41% इफिशियंसी होती है। मैक्सिमम इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके यहाँ पे जो सोलर पैनल लगे हैं उनकी इफिशियंसी क्या है। तो अगर आप ये वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है और कौन कौन से टाइप के सोलर पीवी सेल लगे होते हैं हर प्लांट में। तो इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है और इफिशियंसी रेट भी काफी अच्छा होता है। कूलिंग सिस्टम के लिए इनको यूज किया जा सकता है, सोलर ट्रेकर के लिए इनको यूज किया जा सकता है। अभी देखते हैं कि मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, थिन फिल्म ये दिखते कैसे हैं और कंसंट्रेटेड पीवी सेल। तो देखिए यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये मोनोक्रिस्टलाइन सेल है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं बेसिकली, जो सिलिकॉन की बार्स होती है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब ये सोलर रेडिएशन यानी कि सूर्य के प्रकाश के जब ये कांटेक्ट में आता है तो ये बहुत सारे वहां पे फ्री जो फोटोन आते हैं वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा देते हैं, बॉन्ड्स को, कोविलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस सेल में, इन सेलों में मूव होने लग जाते हैं। और ये जो आपको दिख रही है ये बस बार होती है, इनके थ्रू उस करंट को, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो करंट फ्लो होता है और इन बस बार के थ्रू उस करंट को कलेक्ट कर लिया जाता है जंक्शन बॉक्स पे, और जंक्शन बॉक्स से फिर फर्दर उनको आगे कनेक्शन करके लेके जाया जाता है और फिर डीसी से एसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो जब इनको बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो सिलिकॉन की बार्स होती हैं यानी कि सिलिकॉन की जो छड़ियां होती हैं उनको इसमें लगाया जाता है, उनका इसमें यूज किया जाता है। और
वेफर्स, जो सिलिकॉन के वेफर्स का मतलब चिप्स के जैसे दिखते हैं, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनको प्लेस किया जाता है ये इस प्रकार के मॉड्यूल बनाने में या इस प्रकार के पैनल्स बनाने में। तो जो इसका एक सेल होता है वो, उसमें आप देखिए ये जो हल्की हल्की ये बार्स हैं, ये सिलिकॉन की बार हैं, और फिर उसको ये एक सिलिकॉन का वेफर बना लिया, फिर इसको इस यहाँ पे लगा दिया, तो एक सेल हो गया। इसी तरीके से कई सारे सेल लगा के एक मॉड्यूल बनाया जाता है। ये मोनोक्रिस्टलाइन जो सेल पैनल होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इनका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, जबकि जो पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल होते हैं हल्का ब्लूइश कलर होता है। और पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल में क्या करते हैं कि फ्रेगमेंट को लगाया जाता है, सिलिकॉन के फ्रेगमेंट को लगाया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सिलिकॉन के फ्रेगमेंट को लगाया हुआ है, और इनको मेल्ट करके एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है, मतलब वेफर्स को मेल्ट करके फिर ऐसा बनाया जाता है, फिर उसको जोड़ा जाता है। तो इसी वजह से पॉलीक्रिस्टलाइन की लाइफ जो है वो मोनोक्रिस्टलाइन के कंपैरिजन में कम होती है, और इफिशियंसी भी कम होती है। और मोनोक्रिस्टलाइन इसीलिए महंगा पड़ता है कि इसमें सिलिकॉन मटेरियल का यूज ज्यादा होता है और इसमें कम होता है थोड़ा। तो अब इन दोनों के अंदर अपन डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस होता है। तो जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है ये थोड़ा महंगा होता है, और पॉलीक्रिस्टलाइन सस्ता होता है। मोनोक्रिस्टलाइन की इफिशियंसी ज्यादा होती है, इसकी इफिशियंसी कम होती है। ये ब्लैक कलर का दिखता है, और ये थोड़ा ब्लूइश कलर का पैनल होता है, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होता है, और इसका लो होता है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पे डिग्रेडेशन शुरू ज्यादा होने पे इसमें डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, और इसका जो लाइफ स्पान होता है वो 25 साल होता है, और 25 साल से ज्यादा भी हो सकता है। जबकि इसका जो लाइफ स्पान होता है ये 25 साल से कम होता है। और ये कम स्पेस, अगर अपन इसको छत पे लगाते हैं तो ये जो पैनल होते हैं ये कम स्पेस घेरते हैं, और उतनी कैपेसिटी के अगर अपन पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल लगाएंगे तो पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल जो है वो ज्यादा स्पेस घेरेंगे। तो इस वजह से अपन ज्यादातर क्या करते हैं कि मोनोक्रिस्टलाइन को लगाते हैं, बट जब कॉस्ट सेविंग की बात आती है तो फिर हम पॉलीक्रिस्टलाइन की तरफ मूव होते हैं। तो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी अच्छी होती है। अगर आपका सोलर रेडिएशन कम भी है तो भी ये काफी अच्छा जनरेशन देंगे, और अगर आपका सोलर रेडिएशन ज्यादा है तो भी अच्छा जनरेशन देंगे। तो दोस्तों बात करते हैं थिन फिल्म मॉड्यूल की। तो थिन फिल्म मॉड्यूल को क्यों लगाया जाता है, तो इसका भी एक रीजन है कि आप देखेंगे कि जहाँ पे ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है, और उनका टेम्परेचर जो है वो -70 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्दियों में चला जाता है। और अगर हायर टेम्परेचर की बात करें तो वो 55 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो जब ये इनको लगाया जाता है तो ये वहां पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो इस वजह से थिन फिल्म मॉड्यूल को लगाया जाता है। और अगर अपन इनको वर्टिकल यूज करना चाहें तो अपन इनको वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि इस बिल्डिंग पे इन्होंने वर्टिकली सोलर पैनल्स का यूज किया है, तब भी ये काफी अच्छा जनरेशन देते हैं, इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो इसीलिए इनका यूज किया जाता है वर्टिकल में। अगर अपन वर्टिकल में इन्हीं की जगह पॉलीक्रिस्टलाइन या मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल लगाएंगे तो वो इनके बराबर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इस वजह से इनको वर्टिकली लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जहाँ पे समर में टेम्परेचर का इशू होता है, या जो कोल्ड कंट्रीज है जहाँ पे स्नोफॉल्स वगैरह होते हैं, वहां पे इनका यूज आपने देखा होगा कि वहां पे जो प्लांट्स लगते हैं उनमें मैक्सिमम इसी प्रकार के थिन फिल्म मॉड्यूल्स का ही यूज किया जाता है। और इसके अलावा ये लो लाइट परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा, मतलब कि अगर मान लीजिए सूर्य का प्रकाश कम है तो भी ये काफी अच्छा जनरेशन देंगे, इस वजह से इनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कंसंट्रेटेड पीवी सेल्स क्या होते हैं, तो कंसंट्रेटेड पीवी सेल्स के यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बताए हैं कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं इनमें इन्हीं मॉड्यूल्स का यूज किया जाता है जो कंसंट्रेटेड पीवी सेल्स होते हैं। फिर ये यहाँ से सनलाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होके इन एब्जॉर्बर ट्यूब्स में जाती है। तो ये ट्यूब्स क्या करती हैं, टेम्परेचर को कलेक्ट कर लेती हैं, और ये कलेक्टेड टेम्परेचर एक हीट एक्सचेंजर में जाता है। वहां पे मोल्डेड साल्ट होता है। मोल्डेड साल्ट क्या करता है कि वो हीट, उसका जो प्रॉपर्टी होती है वो यही प्रॉपर्टी होती है कि वो उस टेम्परेचर को कलेक्ट कर लेता है, और फिर उसकी सहायता से उस हीट को कलेक्ट करने की कलेक्ट करके वो जो वाटर होता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने का काम वो मोल्डेड साल्ट करता है। वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म हो जाता है, और उसका पोटेंशियल भी काफी अच्छा होता है, और काफी देर तक वो उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकता है।
इसी वजह से वहां पे मोल्डेड सॉल्ट का यूज किया जाता है। लेकिन जो हीट जनरेट करने के लिए बेसिकली जिनका यूज किया जाता है वो कंसंट्रेटेड पीवी सेल्स होते हैं। जब गवर्नमेंट ने ये देखा था कि भाई मास यूज होता है कोयले का या गैसेज का एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, तब उन्हें ये ऑप्शन काफी अच्छा लगा कि जिसमें बहुत कम यूज हो रहा है और 24 घंटे के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, तब वो इसकी तरफ मूव हुए थे। ये पैराबोलिक टाइप भी हो सकता है या पॉइंट कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। पॉइंट कंसंट्रेटेड में बहुत सारे मॉड्यूल्स को लगा दिया जाता है और एक वहां पे एक रिसीवर रहता है। वो रिसीवर बेसिकली हीट को कलेक्ट करने का ही काम करता है और उस रिसीवर के अंदर ही वो मोल्डेड सॉल्ट होता है। और ये एज ए डिस्क के शेप में भी हो सकता है, जिस तरीके के डिस्क में मतलब जो वेव्स आती हैं, वेव्स को फिर एक रिसीवर रिसीव करता है, उसी तरीके से सेम यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सोलर से आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होती है और फिर रिसीव कर लिया जाता है रिसीवर के थ्रू और फिर उस हीट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि आपको काफी ज्यादा नॉलेज इससे गेन हुई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।